अच्छा ठीक है, कैमरा शुरू कर रहे हैं कृपया। इसका साइड वही
ठीक है अफरोज दर्शन, बस 1 मिनट और, थोड़ा सा लेट हो गया आज। अच्छा आवाज नहीं आ रही है? हाँ ठीक है, बस 2 मिनट वेट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, थोड़ी सी चाय बनने में टाइम लग गया। क्लियर है सब कुछ? ज्यादा ही क्लियर है, कुछ दिखेगा भी नहीं, पता नहीं, है ना। आज हम लोग बात करेंगे अशोका के बारे में, है ना, अशोका के। देखिए एक चीज मैं आपको, ठीक है दिख रहा है तो, आवाज आ रही है प्रॉपर हमारी? दर्शन नाजुका अप्रोच? हाँ सर। यस सर। ओके ओके। देखिए जब भी हम अशोका के बारे में बात करते हैं तो सबसे प्रिंस ने शायद पहली बार ज्वाइन किया, प्रिंस एनसीईआरटी में हम लोग मौर्य डायनेस्टी कर रहे हैं, और मौर्य डायनेस्टी में भी अशोका की बात कर रहे हैं। ठीक है, अशोका की बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले अशोका के बारे में जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है अकॉर्डिंग एनसीईआरटी की, अशोका टू अशोका द ग्रेट, ये बहुत बड़ा सफर है ना, एक जर्नी है कि अशोका टू अशोका द ग्रेट। तो इसको पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस अशोका एंड अशोका द ग्रेट, इन दोनों में हमें पहले डिफरेंस को समझना पड़ेगा, है ना। तो एक बार अशोका टू अशोका द ग्रेट, है ना, अशोका द ग्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यही एनसीईआरटी का मेन पर्पस होता है। आप कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, अशोका टू अशोका द ग्रेट, इसका मतलब क्या है कहने का, बता सकते हैं कोई? द टाइम पीरियड ऑफ अशोका 298 BC2, इसका लिख देते हैं पहले टाइम पीरियड। तो पहले हम इसके बात कर लेंगे, फिर बात करेंगे टाइम को लेके, लोकेशंस को लेके, एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, धम्मा को लेके। तो बता सकते हैं व्हाट इज मीन अशोका टू अशोका द ग्रेट? यस नाजुका अफरोज। अशोका इज ए किंग, क्रूअल किंग, बट अशोका द ग्रेट इज ए वेलफेयर किंग, है ना। एज ए रियल में सिर्फ अशोका था तो शायद ये अशोका रहता तो आज हम ना तो चंद्रगुप्त को जान पाते, ठीक है, चंद्रगुप्त को,
और ना ही हम बुद्ध को जान पाते, ठीक है, और ना ही हम बुद्ध को जान पाते। अगर ये अशोका से अशोका ही रहता तो इंपॉर्टेंट थिंग ये है। तो अशोका टू अशोका द ग्रेट मीन्स व्हेन दैट कन्वर्ट क्रूअल टू वेलफेयर किंग, यानी ऐसा राजा बना है जिसने हमेशा के लिए ये जो है ना, ये है वार टू पीस, है ना, पीस, ये वायलेंस टू नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस, ठीक है, यानी वायलेंस से नॉन वायलेंस की ओर, दैट इज अशोका टू अशोका द ग्रेट। इसका मेन ये लोग कौन थे, ठीक है। तो आप समझ में होंगे कि अशोका टू अशोका द ग्रेट। सिंपल आपका क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अशोका एंड अशोका द ग्रेट। ओके, आपने बहुत सी बातें सुनी हैं अशोका के बारे में। हम लोग मोस्टली देखो अशोका के बारे में मोस्टली बुक्स में जो पढ़ते हैं हमें क्या मिलता है कि दैट इज अ ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ओके, एंड दैट इज नोन एज अशोका द ग्रेट फॉर द बुद्धिज्म कल्चर। उन्होंने बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा फैलाया। पर जो हिडन है कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन है, तो वहां ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि व्हाट इज द डिफरेंट अशोका एंड अशोका द ग्रेट। तो आपको समझना पड़ेगा कि अशोका टू वॉर टू पीस, वायलेंस टू नॉन वायलेंस, ये जो जर्नी है अशोका की, इसने अशोका से अशोका द ग्रेट बनाया। और इसमें जो मेन रोल है वो है जो कंटेम्परेरी रिलीजन रिफॉर्म, कल्चरल रिफॉर्म। रिलीजन रिफॉर्म नहीं बोलेंगे, दैट इज द रिजल्ट ऑफ द कल्चरल रिफॉर्म, कल्चरल रिफॉर्म। और दैट इज नॉट ओनली क्रेडिट गोज टू बुद्धा, ये केवल बुद्ध को क्रेडिट नहीं जाता है। इसमें एक और सेक्ट है, आप लोगों ने नाम सुना होगा आजीविका, सुना है आजीविका, आजीविका, आजीविका सेक्ट। तो आजीवक सेक्ट है वो भी है, आजीवक संप्रदाय। तो अशोका इज नॉट ओनली रिलेटेड टू बुद्धिज्म, अशोका वाज अ फॉलोअर ऑफ आजीविका सेक्ट आल्सो। क्योंकि अशोका बिल्ट ए वारावर केव, नाम सुना होगा आपने वारावर केव, ये सुना है ना आपने, वारावर केव, ओके, वारावर केव। वेयर इज द वारावर केव? यस, कहां पर हैं वारावर की गुफाएं? बिहार। बिहार, यस। और बिहार में भी एक जगह है जहां पर अभी नाम नहीं याद आ रहा मुझे, जहां पर जहां पर धर्मशिला विक्रमशिला है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी, और उस वहां पर है। तो ये बाराबर केव है। तो ये अगर उसने बाराबर केव बनवाई थी तो ही वाज फॉलोअर। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, कभी भी अशोका ने आइडेंटिफाई नहीं किया दैट ही इज अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, कभी नहीं बोला उसने, कभी नहीं बोला। बट ना ही उसने ये बोला कि आपको बुद्धिज्म एडॉप्ट करना है, कभी नहीं बोला उसने, ओके। और ना ही जो मैं बता रहा हूँ क्लियर चीजें जो आपके हिडन है और जो क्लियर एक्सप्लेन नहीं हुई। जब भी हम बात करते हैं अशोका की तो बुद्ध को बुद्धिज्म से जोड़ देते हैं। ही स्टार्ट धम्मा, धम्मा, संघमित्रा एंड महेंद्र, है ना, सन एंड डॉटर, ये दोनों लोग, संघमित्रा और महेंद्र, ये दोनों लोग गए हैं कहां पर, श्रीलंका में, और बाहर भी और भी लोग गए हैं। तो यानी बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स थे, बहुत सारे ऐसे महामात्र, जिसको वर्ड यूज किया महामात्र, मतलब जो लोगों ने प्रचार किया है। किसका प्रचार किया है? बुद्धिज्म का नहीं, प्रचार किया धम्मा का, धम्मा। यस, क्लियर। तो ये ध्यान रखना है। तो ये बहुत अच्छी, बाकी हम लोग शुरू से समझ लेते हैं।
सर हाँ हाँ बोलो। तो धम्मा मतलब अभी हम बात करेंगे उसी पे। तो अच्छा पहले हमें ये बता दीजिए आप कि अशोका टू अशोका द ग्रेट, ये आपको कंफर्म है? इसका मतलब क्या है? यस सर। हाँ, वार टू पीस, वायलेंस टू नॉन वायलेंस, ओके, दैट इज ग्रेट, अशोका द ग्रेट। अब सीधे हम बात कर लेते हैं, इसका टाइम पीरियड की बात करेंगे। जैसे कभी आपसे कोई बोलेगा अच्छा आप कैसे कह सकते हो कि अशोका बुद्धिज्म को फॉलो नहीं करता था? देयर इज नो सिंगल एविडेंस, कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जिसने उसने या किसी और से या अपने लोगों से बोला हो कि प्लीज फॉलो द बुद्धिज्म, कभी नहीं। उसने बोला है धम्म को फॉलो करने के लिए, ना कि बुद्धिज्म को फॉलो करने के लिए। फिर कोई बोलेगा अच्छा बताओ आप कैसे कह सकते हो कि वो बुद्धिज्म को फॉलो नहीं करता था? तो कोई एविडेंस नहीं है ना। और जैसे मैंने बोला कि अशोका द ग्रेट वाज द रिजल्ट ऑफ कल्चरल रिफॉर्म एंड द कंटेम्परेरी पीरियड। जो उस समय कल्चर रिफॉर्म हो रहे थे उसमें जैनिज्म भी था, बुद्धिज्म भी था, आजीविका भी था, चारवाक भी था, और बहुत सारे थे, लगभग 60 थे। तो उन सबका वो रिजल्ट है कि कुछ चीजें अगर वो रेस्पेक्ट नहीं करता आजीविका सेक्ट की, तो आजीविका मॉन्क्स के लिए वो 12 बार केव नहीं बनाता है ना। तो कहीं ना कहीं उनका भी रेस्पेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन हम लोग फीलिंग में इतना भावनाओं में बह जाते हैं कि बस सोचते नहीं है कि 12 बार केव का मतलब क्या था। जब इस ऐसे कनेक्ट करोगे ना आप, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी। तो आप अशोक को फिर बहुत छोटे में नहीं समझोगे, अशोक और बड़ा लगने लगेगा आपको, अशोका द ग्रेट से भी ज्यादा। तो टाइम पीरियड है इसका ठीक है, टाइम है इसका 298 BCE टू 273, 298 BCE टू 273 क्या है, हाँ 73 BCE, ये टाइम पीरियड है। ये टाइम पीरियड उसका किस चीज का बताता है कि कितने टाइम उसने रूल किया, कितने टाइम वो गद्दी पे बैठा, शासन पे बैठा, उसकी बात पीरियड है ये, है ना। ऐसा नहीं है तो कितने समय था ये, कि आई थिंक 98 में से इसको माइनस कर दीजिए, है ना, तो ये आ जाएगा कितना टाइम पीरियड बच है। तो चंद्रगुप्त जो था मौर्य था वो फाउंडर थे, और बिंदुसार उनके बेटे हैं, उनके बेटे हैं अशोक। तो अशोक ने जो रूलिंग स्टार्ट किया है वो ये डेट है, और ये डेट पे साथ में आपको पता है कि 73, 783 एंड 93, ओके। इसमें दो डेट हैं, 8th ईयर एंड 20th ईयर, 20 साल। तो ये कुछ डेट हैं जो आपको याद रखना है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन बनेगा कि अपने रूलिंग या ऐसे वीक किंग कितने समय बाद उसने कलिंग वार हुआ था। तो आफ्टर 8 ईयर, 8 साल के बाद, ही बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आफ्टर 8 ईयर, है ना, टू बी ए किंग ही फाइट अगेंस्ट द कलिंग, 8 साल के बाद। तो कभी कभी ना इसमें ये क्वेश्चन दे देता है कि ये कब हुआ था, तो 8 इसे माइनस कर देंगे, 8 इसमें से माइनस कर देंगे। आदमी जान में नहीं करे, तू बताइए तो जानते भजन भजन कर रहा था। दर्शन, दर्शन संभालो आप, क्या हो रहा है? तो कुछ कर तेरे सामने जो की करेला। ठीक है, तो समझ गए। 8वें वर्ष अशोक ने कलिंग पर वार किया है, कलिंग युद्ध हुआ है, वो हम बात करेंगे। और 20वें साल क्या है, इन 20वें साल अशोक ने लुम्बिनी का टैक्स माफ किया है। लुम्बिनी आप जानते हैं ना, लुम्बिनी। तो 8 ईयर का मतलब है कलिंग, कलिंग पे हम बात करेंगे, कलिंगा, कलिंगा क्या है, और ये है लुम्बिनी। ये भी एक बार क्वेश्चन बना है कि लुम्बिनी का जो टैक्स था उसको माफ कर दिया, उसको फ्री कर दिया, कि टैक्स फ्री है लुम्बिनी।
अच्छा, लुम्बिनी को क्यों किया टैक्स फ्री अशोक ने? क्योंकि लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए। तो 20, ये भी पूछा गया कि कितने साल बाद, तो 20वीं साल में रूल, यानी कितना होगा लगभग, आप जोड़ सकते हैं, माइनस कर देंगे यहां से तो आ जाएगा। तो यानी 98 का मतलब है ये होगा 98 का है 88 और 78, तो 20 साल क्या हो जाएगा, 78, 278, यही होगा ना, है ना, 20 ईयर। अगर हम बात करेंगे इसके, तो अगर कलिंगा की बात करेंगे तो कब ये होगा कलिंगा, ये कलिंग होगा, इसमें से 8 साल माइनस कर देंगे तो 290। एफ्रो समझ में आया? ये समझ में नहीं आया होगा, कंफर्म है। एफ्रो समझ में आ रहा है? नहीं सर। मुझे मालूम हो गया ये कैसे। अगर हमने, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, है ना। आपको समझ में आया ये डिटेल मैं निकाला था? यस सर। सर सर वो डेट समझ में आई, वो ईयर समझ में आया, बस ये कलिंगा क्या होता है, ये लुम्बिनी क्या होता है, वो समझ में नहीं आया। पूरा लोग झुमाझम करते हैं, ठीक। अच्छा, डेट का मतलब समझ में आ गया ना। अगर हमें ये निकालना हो कि कलिंगा वार कब हुआ, इस पे हमने डिस्कस ही नहीं किया अभी, ये तो बात है। कलिंगा वार करेंगे तो 8 साल माइनस करेंगे ना, तो इसमें ये हो जाएगा 8 साल बाद करेंगे, तो बाद का मतलब इसको माइनस करेंगे तो 290 हो जाएगा। अगर उसको 20 साल, यानी कलिंगा वार इस समय हुआ है, ठीक है, 8 साल बाद का मतलब इसको माइनस करेंगे बीसी में। चलिए अब हम देख लेते हैं। तो आई थिंक 2 डेट आपको याद रखनी है, एक 8वीं साल और 20वीं साल। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कुछ लोकल फादर की बात कर लेते हैं। फादर कौन है, ठीक है, और इनकी मदर कौन है, और इनकी और हाँ, मदर पे, खैर मदर फादर पे ही पूछा जाएगा जहां तक है। और वाइफ, हाँ, वाइफ का नाम भी आएगा, इसके सन और डॉटर पूछे जाते हैं, है ना, सन और डॉटर। तो 2 चीजें आपको ध्यान रखना, सन और डॉटर। तो बेटे का नाम याद रखना, फादर का नाम याद रखना। फादर कौन है आपको पता है, बिंदुसार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिंदुसार। और माँ का नाम धर्मा है इनकी, धर्मा। धर्मा है वो मदर है, चाहे तो लिख सकते हैं धर्मा। और अशोक की माँ। और जो बेटा है उसका नाम है महेंद्र। ये महेंद्र इंपॉर्टेंट है ना, महेंद्रा। और ये है दूसरा बेटी का नाम है संघमित्रा, है ना, संघमित्रा। तो ये दोनों के नाम इसलिए फेमस है क्योंकि दोनों ये जो है मॉन्क बन गए थे। मॉन्क मतलब भिक्षु बन गए थे, ये राजकुमार नहीं रहे। अशोक को बुद्धिज्म में कन्वर्ट होने के बाद ये दोनों ही मॉन्क हो गए थे। और ये दोनों लोग गए थे धम्मा प्रचार के लिए, कहां पर, श्रीलंका। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कहां पर गए थे। तो ये है, फादर बिंदुसार है, मदर धर्मा है। और इनका नाम पूछा जाता है कि कौन थे जो ये संघमित्रा और महेंद्र कौन है। तो अशोक के बेटा और बेटी है, और ये दोनों जाते हैं श्रीलंका में। हर जगह लोग जाते हैं, इंडोनेशिया लोग जाते हैं, भूटान जाते हैं, नेपाल जाते हैं, चाइना लोग जाते हैं, अफगानिस्तान, काबुल, कंधार और श्रीलंका, हर तरफ जो है ये भेजता है अशोक अपने लोगों को, कि लोगों को धम्म के बारे में बताओ, अवेयर अबाउट द धम्मा। तो क्योंकि ये इनके बेटा और बेटी है, तो पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए वो लोग हट गए हैं, तो हम आवाज को अलाउ कर देते हैं, ठीक है। अब तो ये हो गया इनका बेसिक। हाँ हाँ सर, अशोक द ग्रेट time period was from 273 to 298, no? 298 to 273 ये बीसी है ना? Yes, yes. हाँ, अगर एडी होता तो 273 BCE he accepted the throne.
298 accept the throne। ये उल्टा चलता है ना, जैसे अगर अच्छा ठीक है, अच्छा ही बताइए कि इसमें सपोज कीजिए अगर हम बात करेंगे 600 BC एंड 500 BC, इसमें से ओल्डर कौन है, पुराना कौन है, ये है या ये है? ओल्ड। प्रीवियस कौन सा है? 600। यस, तो ये हो गया ना ओल्ड, पैदा यहाँ मतलब बैठा यहाँ पर, और लास्ट पीरियड ये था, टाइम था उसका। तो इसका मतलब क्या है कि पहले डेट ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। तो ये चीज है ना, तो 600 अगर ये समझ में आ रहा है तो ये भी समझ में आना So चाहिए। when did the Kaling War got ended? आफ्टर 8 ईयर। अब इसमें 8 ईयर प्लस करोगे, प्लस करना इसको माइनस करोगे ना, यहाँ माइनस नहीं हो रहा है टाइम, तो 290 होगा, 290 होगा। क्यों कंफ्यूजन इतना हो रहा है? अच्छा चलिए, बस इतना नहीं होना चाहिए। अगर इसका टाइम, टोटल टाइम पीरियड कितना हम मानते हैं, ये कितने ईयर है, कितना साल है, बताइए पहले टोटल। कितनी साल है ये, कितना साल की बात कर रहा है ये? कंफ्यूजन पता नहीं क्यों हो रहा है। 25। 25 है ना, तो 25 का मतलब क्या है कि जब वो 98 BC में उसने एक्सेप्ट किया थ्रोन को, तो 98 BC क्या हमेशा उल्टा चलता है ना, यानी इस तरह से। तो उसमें से जो 8 है ना, इसको माइनस ही तो करेंगे, इसका मतलब प्लस हो रहा है ना, आगे जा रहा है। तो 9, तो अगर हम बात करें यहाँ पे 96 या 93, 90, तो इसका मतलब है ये इस डेट के आगे पीरियड है वो, तो जैसे यहाँ पर हो रहा है, तो इसमें से हम माइनस करेंगे तब वो आएगा, है ना, माइनस करेंगे, ये चीज है। फिर भी एक बार इसको सोचना तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। So the confusion is because I somewhere read that Kalinga War was ended at 261 BC. 261 BC, हाँ याद। That's why I was asking कि we have to minus it from 298 or 273. 261 तो मुझे भी याद आ रहा है, लेकिन अगर इसके डेट के अकॉर्डिंग हम करेंगे तब तो नहीं आएगा ना, अगर इसके अकॉर्डिंग करेंगे तब ये नहीं आएगा। That's why I got confused. ओके, एक मिनट। जो हम टाइम पीरियड देख रहे हैं ना, कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है, ये हम लोग गलत देख रहे हैं, ये बिंदुसार का है, सॉरी, बिंदुसार का Yes, देख रहे हैं हम लोग। तो ये है, ये सही कह रहे हैं हम। 260 मुझे भी याद आ रहा था, ये है 273 261 मुझे भी था याद, 273 232 ये है 232, ठीक है। तो हम वो बिंदुसार का देख रहे थे एक्चुअली, अब हो जाएगा, है ना। तो अब तो कर सकते हैं 8 साल सीधे। yes sir. तो ये है, ठीक है। बिंदुसार वाला डेटा मेरे सामने था, तो 261 नहीं आ रहा था, वो मैं भी समझ रहा था, हो सकता है भाई ये डेटा एनसीईआरटी आता है, तो एनसीईआरटी का है। तो ये था, खैर 20 साल के बाद वो देखा है। अच्छा इसमें तो हाँ, इसमें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कि अशोका के बारे में बहुत सारी कहानी है। अशोका के बारे में पहली तो स्टोरी ये है कि अशोका ने अपने 99 भाइयों को मार दिया था, ये है कहानी। तो कभी ऐसा हो सकता है क्वेश्चन कभी बना दे, ऐसा नहीं बनेगा कि किसने मारा था, क्योंकि ऐसा बनेगा इट इज टोल्ड इन हिस्ट्री या इट इज सेड इन हिस्ट्री, मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेगा। ये लिखेगा इट इज सेड इन हिस्ट्री, अकॉर्डिंग हिस्ट्री या अकॉर्डिंग दिस बुक अशोका किल्ड 99 ब्रदर हु वाज द पर्सन। तो इस तरह पूछ सकता है वो किसी बुक का नाम ले देगा या हिस्ट्री का नाम ले देगा। तो आपको अशोका लगाना है, ऐसा लिखा है कि अशोका ने अपने 99 भाइयों को मार दिया था, ठीक। अब वो कितना सही है कितना गलत है वो अलग बात है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अशोका का जो नाम है पहले वो था काला अशोक, काला अशोक, है ना, इस तरह से। डेट के चक्कर में नाजुका पूरे टाइम कंफ्यूजन में है, क्या हो रहा है। 261 मुझे भी लग रहा था, ठीक है। तो काला अशोक बोला जाता था इसको, और ऐसा माना जाता है कि अशोक बहुत ज्यादा मतलब
मतलब उसका अपीयरिंग भी अच्छा नहीं था, हाइट में भी कम था, तो ऐसा लिखा है उसके बारे में। और सीधा सीधे हम बात करते हैं इस पे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अशोका। बस ये मेन पॉइंट यहाँ पे है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अशोका, लिख लीजिए। आपके एग्जाम में यही आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अशोका, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अशोका। तो आपको पता है एरिया कहाँ से कहाँ तक है ना। एडमिशन जब भी हम बात करेंगे तो हम पहले बात करेंगे अशोका का जो एरिया है वो कहाँ तक है, ईरान, ओके, ईरान, इराक एंड अफगानिस्तान, आज के समय में पाकिस्तान एंड इंडिया एंड नेपाल, भूटान, है ना, बांग्लादेश, बांग्लादेश एंड म्यांमार, ओके, म्यांमार एंड इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। आप समझिए इतना हमारा भारत था एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना। इसीलिए बोला जाता है कि अशोक का जो ऐसा राज था, कभी सूर्य नहीं डूबता था कभी भी, कि कहीं ना कहीं तो होगा ही, इंडोनेशिया से लेकर ईरान, है ना। एक जगह है जो बहुत आपने इसके आपको ध्यान भी नहीं होगा, ये 93 और 92 की बात है, बामियान एक जगह है, बामियान ईरान में। तो वहां पे अलकायदा ने बॉम्बिंग करा के, बम ब्लास्टिंग करा के उन स्टैच्यू को गिरा दिया है। तो कभी ये क्वेश्चन बन सकता है कि आउट ऑफ इंडिया विच कंट्री स्टैच्यू यानी डिसमेसिव, कौन सा ऐसा था जो स्टैच्यू गिरा दिया कंट्री में, तो दैट वाज इराक, यानी ईरान में थी वो। और बामियान एक जगह है, वहां पर अलकायदा ने वो तोड़ दी है मूर्तियां। तो 94 या 93 की बात है, और ये उनको तोड़ दिया है। और वो जो है इस बार जो क्वेश्चन यूपीएससी में बना है इस बार मेंस का, वो ये बना है कि व्हाट वाज द डिफरेंस गांधार कला एंड इंडियन या चाइनीज कला, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो व्हाट इज द गांधार आर्ट या गांधार स्कूल एंड इंडियन स्कूल, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बुद्ध को लेकर क्वेश्चन बना है। तो बुद्धिज्म भी वहां तक था, और बुद्धिज्म को किसने फैलाया, तो स्टैचू जो सबसे पहले अगर बुद्ध का कहीं स्टैचू बना है तो वो है ईरान, इराक में, उस एरिया में सबसे पहला। और उसमें इस बार यूपीएससी क्वेश्चन है, गांधार आर्ट स्कूल और इंडियन स्कूल में डिफरेंस क्या है। तो इंडियन स्कूल में जो बाल हैं बुद्ध के, वो हम लोगों के जैसे हैं, और लेकिन मोस्टली जो बुद्ध के बाल दिखाए गए हैं वो घुंघरीले दिखाए गए, ठीक है। तो वो गांधार रीजन है, तो काबुल, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, उस रीजन में। तो मोस्टली आपने देखा होगा जो बुद्धिज्म के जो बुद्ध के फोटो है, पिक्चर है, या कहीं भी स्टैचू दिखता है आपको, तो बाल उनके घुंघरीले हैं। और जबकि जो बुद्ध थे वो उनका जन्म हुआ था इंडिया में, नेपाल बॉर्डर पे। तो ऐसा तो नहीं है, नहीं होना चाहिए था। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो बुद्ध की हाइट भी नहीं होगी जितना दिखाई गई है, क्योंकि हिस्ट्री चेंज हो सकती है, ज्योग्राफी नहीं। जितनी आज नेपाल के लोगों की हाइट है या जो बॉर्डर के लोग हैं, तो उतनी हाइट पहले होगी। ऐसा नहीं तो पहले बहुत लंबे होंगे, अब कम हो गए। तो ये चीजें हैं, कुछ आपको सिमिलर करना है कि सबसे ज्यादा बुद्ध की जो स्टैच्यू है या जो भी चीजें हैं, वो गांधार आर्ट का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है। उसका रीजन ये है कि पहली जो स्टैच्यू बना है वो गांधार में बना है, द टाइम पीरियड ऑफ कनिष्का, कनिष्का के पीरियड में बुद्ध की पहले स्टैच्यू बनाया गया। अब वो जैसा बन गया, लोगों ने उसी को फॉलो कर लिया, उसी के हिसाब से, है ना। अब इतना कहाँ सोचते हैं कि लोग, जैसे आज के लोग, जैसे महावीर हैं, महावीर का जन्म सपोज करिए वैशाली में हुआ है।
अब वैशाली में महावीर ने तो मैथिली बोली होगी, जो लोग आज बोलते हैं। कभी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट वाज द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ द महावीर इन चाइल्डहुड? हिंदी, मैथिली, शुद्ध हिंदी, खड़ी बोली, वो सीधे आपको टिक लगाना है मैथिली। जैसे आज पटना के लोग बोलते हैं, वैसे भगवान बुद्ध, और बुद्ध तो खैर पीछे थे, महावीर वैसी ही भाषा बोलते होंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि महावीर है तो महावीर तो बाद के बने, है ना। तो आज भी आप देखिएगा लीडर है वहां के, चाहे वो कुछ भी हो जाए, लेकिन उनका जो लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं वैसा ही रहता है। तो ये है, तो ये एरिया है, एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन जो उनका था वो सीधे सीधे है कि वेलफेयर वाला था, वेलफेयर। ठीक है, वेलफेयर है, और वो अपने पूरी प्रजा को, पूरी जनता को, पूरे लोगों को अपनी संतान समझते थे। तो उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में रॉक एडिक्ट में डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हमें समझ लेते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं कि रॉक एडिक्ट क्या होते हैं, है ना। रॉक एडिक्ट क्या है, उस पे थोड़ी सी बात करेंगे। बाकी चीजें तो आपको पता है कि जो सोसाइटी है वो भी डेवलप है, क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो मिनिमम है। इकोनॉमी है, जाहिर सी बात है। आर्मी है, वो भी अच्छी है, क्योंकि विदाउट आर्मी नहीं। तो कुछ चीजें हैं जो आप पहले से जानते हैं कि हमने कहा कि राजा इसलिए है क्योंकि वो राजा है, और उसकी हर चीज अच्छी होगी, चाहे वो सोसाइटी हो तो वो लिबरल होगी, एडमिनिस्ट्रेशन है तो वो लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा होगा, और जो एग्रीकल्चर जो है, ट्रेड है, वो भी सारी चीजें वहां पे अच्छी होती है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं इसकी। उन्होंने अपने चीजों को डिस्कस किया है एडिक्ट में, रॉक एडिक्ट। रॉक एडिक्ट जानते हैं क्या होता है ये? Sir, it is carved into rocks, pillars. रॉक्स Okay. पिलर या रॉक्स बॉडी या माउंटेन या रॉक्स। तो रॉक एडिक्ट इज ए मैसेज। तो कितने रॉक एडिक्ट मिले हैं अभी तक अशोका के, बता सकते हैं कुछ? कितने रॉक एडिक्ट? Not confirmed, but 13 to 14. 13, यस 13। ठीक है, तो लिख लीजिए। पहले तो बनेगा कि एडिक्ट क्या है, एडिक्ट क्या है ना। तो जो एडिक्ट है वो एक मैसेज है ना, वो एक मैसेज है, मतलब एक तरह से संदेश है। तो कभी आपसे क्वेश्चन बनेगा कि जो रॉक एडिक्ट थे वो किसके लिए लिखे गए थे, तो मैसेज थे, वो किसके लिए थे? दैट मैसेज वाज द पीपल ऑफ द कंट्री एंड द एडमिनिस्ट्रेटर्स। लिख लीजिए, रॉक एडिक्ट वाज फॉर द पीपल ऑफ कंट्री या पीपल ऑफ द किंगडम या पीपल ऑफ एम्पायर एंड द ऑफिसर्स ऑफ एम्पायर। जो राज्य के या जो एम्पायर के, साम्राज्य के जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए लिखे गए थे, और जो लोग हैं उनके लिए होते हैं। अभी भी आपने देखा होगा कि कुछ जो होर्डिंग होता है बड़े बड़े, है ना, देखा होगा आपने कि बहुत सारे इस तरह से होर्डिंग लगे होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और उसमें दिखाया जाता है कि कुछ मैसेज दिया हुआ है और यहाँ पे पीएम का फोटो लगा हुआ है, किसी का पिक लगा हुआ है। उसी तरह से तो वो किसके लिए होते हैं? जनता के लिए होते हैं, जो पीपल है उनके लिए है। तो ये है मैसेज है। तो इसी तरह से तो मैसेज है वो कहाँ पे है? जो रॉक पे लिखे उनको रॉक एडिक्ट कहते हैं, और कॉपर पे भी लिखे गए हैं, कुछ कपड़े पर, क्लॉथ पे भी लिखे गए हैं। तो ये 13 मैसेज थे उसके, 13। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो पूछ सकता है कि क्या क्या है रॉक एडिक्ट में। फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ एंड 13, 3 इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट, ये सारे तो नहीं पूछेगा वो। फर्स्ट रॉक एडिक्ट एंड सेकंड एंड फिफ्थ एंड 13, यानी 13, फिफ्थ, सेकंड और ये सब। तो नेक्स्ट है इसमें फर्स्ट एंड सेपरेट, इसको बोलते हैं प्रथम पृथक, नाम ही है उसका प्रथम पृथक, ये भी है
प्रथम पृथक, ये अलग से था, ठीक है, ये रॉक एडिक्ट अलग से है, प्रथम पृथक नाम ही था उसका। इंग्लिश में फर्स्ट ऐसा कुछ इसमें कहीं दिया हुआ नहीं है, बट और बुक में हमने पढ़ा है कि एक रॉक एडिक्ट अलग से है जिसको प्रथम पृथक बोला जाता है। तो सीधा पूछेगा व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट रॉक एडिक्ट एंड व्हाट इज द सेकंड, फिफ्थ एंड 30। देखिए फर्स्ट में क्या बोला है उन्होंने, क्या बोला है बता सकते हैं कुछ? फर्स्ट रॉक एडिक्ट में मेजर हैं वो कितने हैं? 13। तो फर्स्ट में देखिए फर्स्ट में उन्होंने बोला है कि जो पूरे उसके एम्पायर में हर जगह जो पीपल जो होंगे वो विदाउट सोशल डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने बोला था कि किसी तरह का सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सोशल नॉन सोशल डिस्क्रिमिनेशन सबसे पहली बात उन्होंने की है उसमें। और जो सेकंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड में क्या है? अबाउट हॉस्पिटलिटी वर्ड्स, पक्षियों के लिए हॉस्पिटल। तो उन्होंने सेकंड में वर्ड्स के बारे में बात की है, सेकंड में उन्होंने बहुत सी बातें, लेकिन मैं पॉइंट बता रहा हूं। तो सेकंड में हॉस्पिटल फॉर वर्ड्स यानी एनिमल, हॉस्पिटल फॉर वर्ड्स एंड एनिमल, तो पक्षियों के लिए जानवर हॉस्पिटल की बात की। और फिफ्थ में क्या बोला उन्होंने? फिफ्थ में मैसेज फॉर महामात्र, मैसेज फॉर महामात्र टू गो इन द एम्पायर इन द लोकल रीजन एंड गिव द अवेयरनेस अबाउट धम्मा। एक यहाँ पे वर्ड में लिखने वाला हूं वो है महामात्र। ये कई बार क्वेश्चन बन सकता है कि महामात्र कौन है? ये हिंदी इंग्लिश में भी यही है, ठीक है, महामात्र, महामात्र। तो महामात्र कौन है? दैट इज ए ऑफिसर, है ना, ऑफिसर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अशोका। अशोका में ये लोग ऑफिसर लोग हैं, महामात्र। व्हाट इज द ड्यूटी? ड्यूटी ये इनकी है कि धम्म के बारे में लोगों को बताना है। तो अशोक ने फिफ्थ रॉक एडिक्ट में बताया है कि जितने भी धम्म महामात्र हैं उनको हर 5 साल में, 5 ईयर में लोकल रीजन में जाके कॉमन पीपल से मिलके उनको अबाउट धम्मा डिस्कशन करना है, धम्म से रिलेटेड चीजों को बताना है। धम्म क्या था उसका? धम्म यही था कि हाउ टू सर्वाइव ए पीसफुल लाइफ। अगर एक लाइन में पूछेंगे धम्म के बारे में बात करेंगे, अभी बस इतना समझ लीजिए महामात्र कौन है। तो महामात्र इज ऑफिसर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अशोका। ड्यूटी क्या थी? टू गिव अवेयरनेस अबाउट धम्मा फॉर द कॉमन पीपल एंड अदर पीपल। वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी लोग हो सकते हैं, उनको लोगों को बताना था धम्म क्या है, ठीक है। तो ये था 5 में बोला था कि हर 5वें साल धम्म महामात्र लोकल रीजन में जाएंगे और लोगों से धम्म के बारे में बात करेंगे कि क्या है धम्म और कैसे इससे लाइफ अच्छी हो सकती है। धम्म का सीधा मतलब था सर्वाइव ऑफ ए पीसफुली लाइफ एंड डिसिप्लिन लाइफ, इसी की बात कर रहे थे। नेक्स्ट है उसमें 13 में क्या बोला है? इन 13 ही डिस्कस अबाउट द कलिंगा वार। इसमें कलिंगा वार के बारे में डिस्कस होता है। कलिंगा वार ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। इन विच रॉक एडिक्ट अशोका डिस्कस अबाउट कलिंगा वार। तो इन 13th रॉक एडिक्ट अशोका डिस्कस अबाउट कलिंगा वार। वो बताता है
कि कलिंग वार कैसे अच्छा नहीं था, कि कैसे उन्होंने उसको छोड़ा है। और यह है प्रथम पृथक रॉक एडिक्ट। इसमें बोला है कि ऑल पीपल ऑफ द एम्पायर, ऑल पर्सन ऑफ एम्पायर इज माई सन, है ना, इज माई सन, यानी हमारे सभी बेटा और बेटियां हैं। सन यानी चाइल्ड है हमारे। बोला सभी जो प्रजा है हमारी, जो पीपल है वो हमारे बच्चे हैं। तो इन पृथक पृथक प्रथम या प्रथम पृथक एक रॉक एडिक्ट है, उसमें ये इनमें शामिल नहीं है, अलग से उसने बोला था कि दो बातें इसमें बोली हैं इसमें रॉक एडिक्ट में। कभी ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इन एंशिएंट पीरियड हु वाज द किंग दैट एज सेड दैट कॉमन पीपल या पीपल ऑफ द एम्पायर इज अवर चाइल्ड। जो भी लोग हैं वो सब हमारी संतान हैं, सब हमारे बच्चे हैं। तो उसमें बोला है। दूसरी चीज उसमें बोली है उन्होंने कि अगर किसी भी पीपल को, किसी भी कॉमन पीपल को नीड है हेल्प की हमारी, तो वो हमें किसी भी समय कॉल कर सकता है, किसी भी समय आके हमसे हेल्प मांग सकता है, चाहे वो सो रहा हो, चाहे वो खा रहा हो, किसी भी कंडीशन में हो, वो हर समय रेडी है उनकी हेल्प करने के लिए। तो आप समझ रहे हो मेरी बात? अब आप समझोगे कि वाई अशोका इज द अशोका द ग्रेट। तो जो चीज हम लोगों को कहते हैं ना कि जैसे बहुत सारी बातें हैं, जब हम लोग बुद्धिज्म के बारे में जानना चाहते हैं तो किसी मॉन्क के पास जाते हैं, अगर हम हिंदुइज्म के बारे में जानना चाहते हैं तो किसी पुजारी या प्रीस्ट के पास जाते हैं, या फिर इस्लाम के बारे में जानना चाहते हैं तो किसी मुल्ला या मौलवी के पास जाते हैं जो अच्छी अच्छी बातें हमें बताते हैं। इसने ये कर रखा था, उसके लिए ऑफिसर थे इसके पास बाकायदा, तो वो बताते थे कि आपको कैसे पीसफुली लाइफ और प्रॉस्पर लाइफ कैसे आपको सरवाइव करना है। तो वो महामाते थे। इवन हॉस्पिटल आज समझिए प्रेजेंट टाइम में आपको लगता है कि कोई हॉस्पिटल वर्ड्स के लिए है आज भी इन 2020 यानी 21 में 22 में नहीं है उसमें, ठीक है। देख उस इसलिए था वेलफेयर। और कौन इतनी बात बोलता है ना? मोदी जी से मिलने की कोशिश करो, 6 महीने लग जाएंगे आपको, 6 महीने आपको लास्ट रिक्वेस्ट पहुंचाने में लग जाएंगे, आपको आज से लग जाएंगे। तो उसके बाद भी आपको प्रॉपर एक रीजन देना पड़ेगा। अगर वो उनका एडमिनिस्ट्रेशन आपसे उस रीजन से एग्री करेगा तब वो मिलने देंगे, लेकिन वो रीजन उन तक पहुंचेगा उसके 6 मंथ लग जाएंगे आपको मिलने के लिए प्रोसेस में। तो ये था। और अब यहाँ कुछ कुछ बातें हम कर लेते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कलिंगा वार, है ना। और उसके बाद था यहाँ पे धम्मा, धम्मा। और नेक्स्ट चीज थी लुम्बिनी। जैसे एफरोज ने बोला था लुम्बिनी समझ नहीं आया था, तो लुम्बिनी पर भी बात करेंगे हम। फिर लुम्बिनी से शुरू करते हैं, ठीक है। लुम्बिनी इज द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्ध, सिद्धार्थ। लुम्बिनी है वो सिद्धार्थ का बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान है। एक्चुअली रियल में लुम्बिनी एक फॉरेस्ट है। लुम्बिनी क्या है? एक फॉरेस्ट है, हाँ, फॉरेस्ट लुम्बिनी। और जब सिद्धार्थ की मदर यानी कपिलवस्तु की महारानी क्वीन जब जा रही थी रास्ते में, तो रास्ते में उनको पेट में दर्द हुआ, और वो जो सिद्धार्थ हैं वो वन में ही पैदा हो गए, यानी रास्ते में। तो इसलिए लुम्बिनी, उसके बाद फिर लुम्बिनी में बहुत ज्यादा कल्चरल प्लेसेस है, तो बहुत सी उसके बारे में अलग अलग स्टोरीज है, उस पर नहीं जाना है। पर इतना है कि लुम्बिनी दैट टाइम वाज द फॉरेस्ट। उसी रास्ते में सिद्धार्थ पैदा हुए, और तो उस जब वहां पे एज ए किंगडम, एज ए लोकल स्टेट एरिया वहां डेवलप हुआ, क्योंकि 563 की बात है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ये अशोका के पीरियड की बात, बहुत लंबा समय हो गया। तो वो एज ए टूरिस्ट, एज ए कल्चरल लोकेशन डेवलप हुआ,
एज ए पीपल कम्युनिटी वहां पे एज ए किंगडम एज ए स्टेट वहां पे डेवलप हुआ। तो अशोक ने 20 साल के बाद उनके टैक्स को माफ कर दिया। तो बोला ये बहुत ही दैट इज ए होली प्लेस, तो इसके में टैक्स नहीं लेना चाहिए। आज भी है, हम लोगों पे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा पे टैक्स नहीं लेते, गवर्नमेंट में टैक्स फ्री है। तो उसने भी किया था ऐसा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लियर है लुम्बिनी अफरोज? सर ये कहाँ पर है? ये प्रेजेंट टाइम में नेपाल में है, प्रेजेंट टाइम में नेपाल में है ये। अब नेक्स्ट बात करते हैं कलिंगा वार। पहले तो बात करें कलिंगा क्या है ना। तो कलिंग इज ए स्टेट, है ना, वाज ए स्टेट, दैट मीन्स वाज ए किंगडम, है ना, एक किंगडम था, किंगडम राज्य था। कहां पर था? दैट वाज कंटेम्परेरी टाइम उड़ीसा, उड़ीसा रीजन में, उड़ीसा में था। ठीक है, और इसका जो राजा है कलिंगा का, वो है खारवेल, खारवेल। ठीक है, खारवेल है, खारवेल। और जो खारवेल है वो कई बार क्वेश्चन बना है, वो जैनिज्म को फॉलो करता है। ठीक है, जैनिज्म को फॉलो करता है। एक हम आपको एरिया बताएंगे यहाँ पे, जैसे ये मैप है। तो जो अशोक था तो उसके जो मैप था वो कुछ इस तरह से था, इस तरह से, है ना, इस तरह से मैप था कुछ अशोक था तो इस तरह से, है ना, इस तरह से कुछ मैप था अशोक के टाइम में। ये जो एरिया था ना, ये अशोक के अंडर में नहीं था, ये अशोक के अंडर में नहीं था। तो आफ्टर एक्सेप्ट थ्रोन अशोक अटैक्ड इन आफ्टर 8 ईयर, 8 साल के बाद अशोक ने इस पे अटैक किया और बाकायदा इस कलिंगा को जीत लिया। तो कलिंगा को जीता है तो बहुत बड़े लेवल पर लॉस ऑफ ह्यूमन हुआ, बहुत बड़े लॉस ऑफ पॉपुलेशन, है ना, लॉस ऑफ ह्यूमन। 1.5 लाख पीपल डाइड, लगभग 1.5 लाख लोग इसमें मारे गए थे। अशोक ने खुद लिखा है अपने 13 रॉकेट एक्ट में कि कलिंगा वार में लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए थे। तो जब इसे मूवी भी बनी, आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा बहुत है उसमें मिर्च मसाला, लेकिन काफी कुछ ठीक है। तो जब वो 1.5 लाख पर्सन की डेड बॉडी अगर आपके सामने हो तो क्या होगा? तो जब वो चारों तरफ देखते हैं अशोक, तो बोलते हैं कि ये हमने क्या किया। तो वहीं पर ऐसा बोलते हैं कि वहां पे एक मॉन्क आते हैं, जिसका नाम होता है मॉन्क, मतलब मॉन्क, ये कई बार न्यूज मतलब क्वेश्चन में पूछा है। मॉन्क का नाम है उपगुप्त, है ना, उपगुप्त, और ये श्रीलंका के हैं। ठीक है, आप पता नहीं भाई वहां पे कैसे पहुंचे, नहीं पता। तो ये मॉन्क हैं, इन्होंने इस बुद्ध को कन्वर्ट किया, सॉरी अशोक को कन्वर्ट किया बुद्धिज्म में, यहाँ वहीं पर, है ना, उसी एरिया में जहां पर वो मतलब पूरी तरह से बैठे हुए थे अशोक। तो वो आते हैं मुस्कुराते हुए, इनको बुद्धिज्म में कन्वर्ट करते हैं। तो कई बार पूछा गया स्टेट वगैरह में, वो कन्वर्ट बुद्धिज्म अशोक का। तो उपगुप्त, उपगुप्त कहाँ से हैं? तो ये श्रीलंका से हैं। तो ये था कलिंगा वार, आई थिंक समझ गए होंगे। कलिंगा क्या है? कलिंगा एक किंगडम है, कहाँ पे था? अशोका में। और वहां का राजा कौन था? खारवेल। खारवेल किसको फॉलो करता था? जैनिज्म। ठीक है, और फिर उसके बाद उसमें ये सब स्टोरी है, 8 साल बाद की है, तो आपको पता है। ठीक है, कलिंगा वार। So he got converted to Buddhism but didn't follow Buddhism. देखिए, like I said, he has his own religion. Dhamma is not a religion. Dhamma is a principle for the people, living for the life. The name may be Buddhism, but Ashoka followed the secularism. सर धम्म इनका ना एक रूटीन थी, मतलब विश करने की, धम्मम शरणम गच्छामि, मतलब इस तरह की रूटीन थी ये। वो तो उनकी प्रेयर है, धम्मम संगम बुद्धम, वो अलग चीज है। धम्मा जो वर्ड है, धम, आप
नाजुका इनका कहना है कि व्हाई नॉट ही अवेयर अबाउट द बुद्धिज्म, व्हाई धम्मा, इसलिए नहीं किया क्योंकि वो चाहता था कि कोई भी कैंडिडेट फोर्सली एक्सेप्ट ना करे बुद्धिज्म को। उसने यहाँ पर सेकुलरिज्म को फॉलो किया, सेकुलरिज्म को, क्योंकि वहां पे और लोग भी थे, जैन थे, मतलब जैनी हैं, चारवाक हैं। उसने बोला किसी को फॉलो करो। बुद्धिज्म इज ए रिलीजन एंड धम्मा इज ए प्रिंसिपल ऑफ द मौर्य डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी। तो उसने अगर वो बुद्धिज्म को अवेयरनेस करता या बुद्धिज्म को फैलाता तो उसने तो वो कन्वर्ट हुआ बुद्धिज्म में, लेकिन उसने किसी को फोर्स नहीं किया। यहाँ तक कि अपने बच्चों तक तो बोला है, बच्चों ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया बुद्धिज्म को। मैंने कहा बच्चे कन्वर्ट इनटू बुद्धिज्म एंड कन्वर्ट एज ए मॉन्क, वो लोग मॉन्क कन्वर्ट हुए, लेकिन उन्होंने धम्म का प्रचार किया। तो व्हाई नॉट बुद्धिज्म, बिकॉज तभी तो अशोका द ग्रेट है वो, है ना। अगर वो बुद्धिज्म को फॉलो करता, कोई चीज लोगों को फोर्स करता कन्वर्ट होने के लिए, तो ये तो फिर ग्रेटनेस कहाँ पर है, ग्रेटनेस नहीं है ये। तो ये तो आपका वही है। So Dhamma is not a religion. धम्मा इज नॉट ए रिलीजन, दैट इज प्रिंसिपल। Okay. Mostly confused, get confused that Dhamma is a religion. Not, Dhamma is not religion. Dhamma is a principle started by the Asoka. और ये तो यहाँ पे प्रिंसिपल था और इसको रिलीजन समझ लिया लोगों ने। और यही गलती, रिलीजन समझने की गलती कर ली अकबर ने। अकबर ने भी स्टार्ट किया था कि दीन इलाही, सुना होगा आप लोगों ने, दीन इलाही। तो दीन इलाही दो ही लोग थे उसमें, एक तो अकबर खुद और टोडरमल, कोई भी नहीं था, दो ही लोग थे उसमें। उनके जो 9 जेम थे, नवरत्न थे, वो भी नहीं थे दीन इलाही में। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो धम्मा इज नॉट ए रिलीजन, धम्मा इज ए प्रिंसिपल, इज ए प्रिंसिपल फॉर अपने सिस्टम को चलाने के लिए। जैसे हमारी गवर्नमेंट है ना, आज की गवर्नमेंट का लोगो है ना, सुना होगा आपने, ये सुना होगा कि सबका साथ, है ना, एंड और सुना है ना, सबका विकास, विकास, है ना। तो क्या है ये उनका प्रिंसिपल है, सबका साथ और सबका विकास। ये रिलीजन नहीं है ना। बट आज के समय में ये हिडन है, क्योंकि बहुत ज्यादा फोकस यहाँ नहीं है, वहां पे था, बस यही है। ठीक है, तो बाकी हम लोग कल बात करते हैं, और कल हम लोग लेटर मौर्य की बात करेंगे, गुप्ता पे आ जाएंगे तुरंत। ठीक, अप्रोच बताओ, कोई डाउट हो कलिंग में, धम्मा में? और सर धम्मा समझ ही नहीं आया। देखिए, और आजीविका क्या होता है? आजीविक, देखिए क्या हुआ है, मैं आप 2 मिनट में समझाता हूँ सारी बातें। philosophy. Philosophy has 1500 BC to 500 BC. Okay, that period is a Vedic culture. ठीक है, ये वैदिक कल्चर पीरियड है। इस वैदिक कल्चर के पीरियड में बहुत सारी चीजें जो रिजिडनेस में कन्वर्ट हो गई। रिजिडनेस मींस डिस्क्रिमिनेशन बेसिस ऑन कास्ट, डिस्क्रिमिनेशन बेसिस ऑफ वर्ण, बहुत सारी चीजें थी। तो जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ इस पीरियड में, ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेशन था इस पीरियड में, इसके अगेंस्ट कई सारे ग्रुप या कम्युनिटी या सेक्ट खड़े हुए। That was around 62 against rigidness या negative activity of the Vedic culture, rigidness, and against the discrimination, 62. Then Ajivika also is the part of 62, and Jaina is a part of 62, and Buddha also part of 62. Clear? आजीविका क्लियर है आपको? आजीविका वैसे ही है जैसे जैन है। नेक्स्ट क्या था आपका क्वेश्चन? धम्मा। धम्मा इज अ प्रिंसिपल। जैसे मान लीजिए अगर जैसे हमारे
सपोज कीजिए अभी पीएम है ना मोदी जी, तो मोदी जी पीएम है, ये कुछ ऐसा कोई रूल बना दें कि 5 पॉइंट बना दें, है ना, 5 पॉइंट फॉर द पीपल, है ना, 5 पॉइंट्स बना दें पीपल, और 5 पॉइंट्स कुछ नाम रख दें, कुछ भी नाम, है ना, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है उसका नाम, और उसमें 5 पॉइंट्स ये हों कि ऐसे ऐसे फॉलो करना है, मतलब किसी की चोरी नहीं करना है, किसी को धोखा नहीं देना है, किसी को मारना नहीं है, युद्ध नहीं करना, ये सब चीजें थी। तो ये तरह से धम्मा था, वो प्रिंसिपल था अशोक का, और जो इंस्पायर था धम्मा वो बुद्धिज्म से था। अशोका का जो बुद्ध धम्मा है वो बुद्धिज्म से इंस्पायर। जैसे आज अगर आज की सरकार अगर कुछ बोलती है तो किससे इंस्पायर करेंगे ये लोग, है ना, राम से करेंगे, राम से तो करेंगे, या जो भी हिंदुइज्म कल्चर वहां से करेंगे। तो सेम चीज वहां पे थी। तो धम्मा वाज इंस्पायर्ड बाय द बुद्धिज्म, नॉट बुद्धिज्म। धम्मा बुद्धिज्म नहीं है, बस बुद्धिज्म से इंस्पायर है, ये चीज है। जैसे अगर आप कोई चीज बोलते हो किसी को, आप कोई बोलते हो कि ऐसा करो वैसा करो, तो जब हम कुछ भी चीज बोलते हैं तो हम जिस चीज को फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही बोलते हैं, है ना, एक उसके अकॉर्डिंग ही बोलते हैं जो हम चीज फॉलो करते हैं। तो वही चीज उसकी थी। अब क्लियर है अफरोज? सर धम्मा मतलब जो पीपल फॉलो करते थे उसको धम्मा बोलते, पीपल को फॉलो मतलब करने, स्लोगन टाइप। पीपल को फॉलो करने के लिए ही अशोक ने बनाई थी कि सभी लोग धम्मा पर चले, फॉलो द धम्मा। और धम्मा में कुछ रूल बनाए थे उन्होंने कि टैक्स टाइम पे दें, है ना, लगान टाइम पे दें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, झूठ ना बोलें, चोरी ना करें, ये सब चीजें थी। और ये एडमिनिस्ट्रेटर के लिए थी, कॉमन पीपल के लिए थी, सभी के लिए थी। ये कुछ प्रिंसिपल थे। ठीक है सर। तो बस सिंपल समझना है कि कुछ बातें हैं जो अशोक ने अपने लोगों के लिए बनाई थी, बोले हमें ऐसे लाइफ जीना है, और वो बातें उसके दिमाग में बुद्धिज्म से आई थी। जो उसने बुद्धिज्म में सुना था, पढ़ा था, वो चीजें उसने धम्म के नाम से अप्लाई कर दी, बस। और अब बुद्धिज्म नाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि फिर वो सेकुलरिज्म खत्म हो जाता। वो जो धम्मा था, दैट वाज ऑर्डर ऑफ द किंग, और राजा का आज्ञा का पालन करना सबका ड्यूटी है। लेकिन ये नहीं है कि राजा किसी रिलीजन को कन्वर्ट करवाए, तो ये गलत हो जाता है। हमारे पीएम कोई कुछ बोलते हैं, पीएम का ऑर्डर था ना डिमोनेटाइजेशन, रात के 8 बजे से बंद, तो बंद, हमने ऑर्डर को फॉलो किया। अगर वही पीएम बोले कि नहीं सारे के सारे लोग हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो जाएं, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो वही चीज वहां पे थी, इसलिए नहीं। सर तो उसको भी धम्मा बोलेंगे जो मोदी ने बोला था कि अरे 8 बजे है। उसको नहीं बोलेंगे ठीक है, वो ऑर्डर है, ऑर्डर हमें फॉलो करना है ना, वो गवर्नमेंटल ऑर्डर है। अगर वो बोलते हैं कि नहीं सारे लोग राम की पूजा करो, तो ये नहीं होगा, ये गलत है। आप राम की करो कि कृष्ण की करो, रहीम की करो, किसी करो, फर्क नहीं पड़ता। ये फिर सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा उनका, ठीक है। डिमोनेटाइज करना ये तो उनका राइट है, उनका गवर्नमेंट का स्टेप है, ठीक है। तो हम लोग कल मिलते हैं क्लास में, टाइम ज्यादा हो गया आज, कल शुरू करेंगे गुप्ता और Yes, sir. विजय।